औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एंड ईगल फ्लाइट यूट्यूब चैनल की जानिब से राशिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। दरअसल आज आपसे मुखातिब होने का मकसद हमारे निज़ाम तालीम पर कुछ बात करना है। एक्चुअली हम सब इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारा निज़ाम तालीम नाक़िस है, हमारा सिलेबस नाक़िस है, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो तख्लीकी सलाहियतों से महरूम हैं, हमारे पास हुनर की कमी है। हम जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल के बाद, वो सिर्फ डिग्री होल्डर्स हैं, उनके पास वो क्रिएट करने की, तख्लीक करने की सलाहियतें नहीं हैं। तकरीबन शायद ही कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा जो निज़ाम तालीम से वाबस्ता है या नहीं वाबस्ता, दोनों सूरतों के अंदर वो इस बात की शिकायत करता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मैं तो अक्सर वो कहा करता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से तकरीबन 100 साल पहले कह दिया था कि शिकायत है मुझे यारब खुदाबंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो फिर हल क्या है? हल कोई नहीं देता। तो जो भी मसला हो, जो मर्ज़ हो, उसका इलाज होता है। और फिर हम माजी की मिसालें देते हैं कि माजी में इस तरह होता था, माजी वो तो ठीक है। हमने माजी की जो रोशन और ज़िंदा रिवायात को लेकर फिर उनको मॉडर्निटी के सांचे में ढालना है। तो ऐसा करने के लिए ज़ाहिर है नए दौर के अंदर नई एडवांसमेंट आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो फ़िक्र और रूह जो माजी की हो सकती है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो तो नया होगा। तो सोचना ये कि हमारे जो मौजूदा सेटअप के अंदर हम कौन कौन सी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवा सकते हैं। तो कुछ तजावीज़ मेरे जहन में थी। अब अरबाब बस्तो कुशात तो हम नहीं, अहले इक़्तिदार भी हम नहीं, तो लेकिन तजावीज़ हमारे पास ज़रूर हैं। तो बात की जाती है कि यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। चलो मतलब ये कि निसाब तालीम हो, एक जैसा हो, स्कूलों कॉलेजेस के अंदर सभी जगह पर एक तरह का निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाया जाए, बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यकसा निज़ाम तालीम या यकसा निसाब मुरव्वज करने से, राइज करने से क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? अच्छी कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन जो हमारा मर्ज़ है ना, ये उसका इलाज नहीं है। तो वो सिलेबस डिज़ाइन हो गया ना कि पहले बच्चे ये पढ़ते थे, पहले स्कूल के ये पढ़ते थे, ये फलां को रटा लगाते थे, अब सारे एक ही चीज़ को रटा लगाया करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात, मेरा इशारा समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा मसला ही हमारा रटा लगाना, इम्तिहान की तैयारी करना। और एक तो सारा साल स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, इस खौफ से कि पेपर होंगे, और पेपर में जो पेपर चेक करने वाले हैं, पेपर जो इम्तिहानी सेंटर मरकज़, इम्तिहानी जो मंज़र ही दूसरा होगा, वहाँ बड़ी खौफ की फ़ज़ा पैदा की जाती है कि सख्ती होगी। अगर आप नकल करते पकड़े गए तो फिर 3 साल के लिए आपको नाअहल करार दिया जाएगा। और
यानी कि आर्ट ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज़ एन एब्सोल्युटली डिफरेंट एक्टिविटी। क्लासेस को पढ़ना, कॉलेज स्कूल में आना जाना, ये और एक्टिविटी है, और इम्तिहान के अंदर बैठना, पेपर देना, ये नया आर्ट भी है और एक बिल्कुल नई एक्टिविटी भी है। तो सोचना यह है कि पहले नंबर पर कि ये चीज़ कितनी मुआवन है हमारे निज़ाम तालीम को बेहतर करने में। मेरा अपना ख्याल यह है कि अक्सर लोगों ने इससे इख्तलाफ किया है, लेकिन मैं इसके बावजूद उनके इख्तलाफात को बर्दाश्त करते हुए फिर मैं दोबारा तजवीज़ देने की हिम्मत कर रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल यह है कि जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इम्तहान की प्रेपरेशन है। मुझे 25 साल मुकम्मल हो गए हैं पढ़ाते हुए, 26वां साल है। अभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है ना, पहले दिन क्लास में चले गए, उनको बताया कि ये हमारा सिलेबस है, हम ये पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ तो एक पोएम पढ़ा दी, दूसरी पढ़ा दी, तो तीसरे दिन स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर पेपर में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्या चीज़ आएगी। तो मेरे लिए ये बड़ी एक एक इर्कसम चीज़ है, बड़ी परेशान कुन चीज़ है कि मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, मुझे महसूस होता है कि वो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि वो उनको क्वेश्चन बता दिए जाए, पहले दिन ही सवाल बता दिए जाएं कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं, सो दैट दे मे फोकस ऑन जस्ट दोज क्वेश्चंस, और बाकियों को वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा ख्याल में यहीं से बुनियाद पड़ जाती है कि उनका जो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी आने का जो मकसद है, लर्निंग नहीं रह जाता। वो अपना मतलब यह है कि मेरा पेपर में वो सवाल आ जाए जो मैं पेपर में अटैम्प्ट कर लूँ और पेपर मेरा पास हो जाए, हाई ग्रेड के साथ पास हो जाए, अच्छी सीजीपी के साथ हो जाए। जबकि लर्निंग, नॉलेज गेनिंग, ये सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी रह जाती है। और समटाइम्स ऐसे भी होते हैं जो नॉलेज और एजुकेशनल जो फंड है उससे बिल्कुल महरूम रह जाते हैं और डिग्रियां उनकी अच्छी सीजीपी के साथ उनके हाथों में होती है। तो इसका इलाज मेरे जहन में ये है कि स्कूल में भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ये एग्ज़ाम का जो सिलसिला है इसको बिल्कुल बदल दिया जाए। एब्सोल्युटली इट नीड्स चेंजेस, रेवोल्यूशनरी चेंजेस। और मैं जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, मैं समझता हूँ कि वहाँ स्कूल के बच्चों को किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल का बच्चा उस दौर में जब उसकी उम्र 10 साल तक है, ही इज़ अ गुड लिसनर, ही इज़ अ गुड स्पीकर। उसको लिखने लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखने पढ़ने की। उसको ज़रूरत है लिसनिंग करवाई जाए और स्पीकिंग करवाई जाए। उस दौर में बच्चा सबसे बड़ा इमिटेटर होता है। तो इसलिए बच्चे के जो वो 3-4 साल हैं, 5 साल हैं, बच्चा स्कूल में जाए, उसको लिसनिंग कराई जाए, उर्दू लिसनिंग कराई जाए ताकि उर्दू बोले, उसको इंग्लिश लिसनिंग कराई जाए ताकि इंग्लिश बोल सके, उसको बेसिक अरबिक लिसनिंग कराई जाए ताकि वो अरबी बोल सके। तो वो काम जो हमारा स्टूडेंट एमए इंग्लिश करने के बाद, एमए अरबी करने के बाद, एमए पर्शियन करने के बाद फिर वो सोचता है कि जी अब हमने वो आइट्स करना है, हमने बोलना सीखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग,
वो हम किस तरह करें, तो वो अगर शुरू में करवा लिया, बच्चे की उम्र ही उसने, उसका नेचुरली ही इज़ अ गुड इमिटेटर, तो उसकी उम्र से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाता। तो सोच उसमें पैदा होगी, बोलना उसको आ जाएगा, फिर रीडिंग राइटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। वो आप उसको 11वें साल उम्र के 11वें साल में शुरू करवाएं, 12वें साल में तो बड़ी क्विकली वो करेगा, बिकॉज ही इज़ अ गुड स्पीक, ऑलरेडी अ गुड स्पीकर, ही इज़ ऑलरेडी अ गुड लिसनर। तो इस जनरेशन को आप आगे लेके चलेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब आगे कॉलेज साइड तक बाकी इम्तहान लेना चाहें ले लें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो कॉलेज में जो सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, उसमें जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी ज़रूरत नहीं है। वजह आप करना, मैं ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको सारा साल बच्चे की जो ग्रेडेशन आखिर पे करनी है, उसके लिए आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देखें, उसको इंश्योर करवाया जाएगा तो मुझे मुकम्मल अटेंडेंस लेनी है। 75% से अगर कम हाज़िरी होगी तो स्टूडेंट को फेल कर दिया जाए। उसके अलावा जितने लेसन्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं उसके सिलेबस के अंदर, ही इज़ बाउंड टू मेक असाइनमेंट अपॉन एवरी टॉपिक, ही शुड बी बाउंड टू मेक प्रेजेंटेशन अपॉन एवरी टॉपिक। और वो जो फाइनल होगा प्रेजेंटेशन का, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाए और उसकी उस प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट की बेस के ऊपर उसके फाइनल ग्रेडेशन कर दी जाए। बेशक उसकी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड किया जाए, इट शुड बी प्रेजेंटेड एज अ रेफरेंस। और दूसरा ये कि अगर उसके, हमारे यहाँ स्टूडेंट का मसला है कि बदतमीज़ बड़े हैं, कॉलेज में डिसिप्लिन की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इसके नंबर भी रखे जाएँ। स्टूडेंट्स बिहेवियर विद इन कॉलेज प्रेमिसेस, अगर ज़रूरत हो तो आउटसाइड कॉलेज प्रेमिसेस उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी मॉरल बिल्डिंग अप, उसका ख्याल रखा जाए और उसके मुताबिक उसकी ग्रेडेशन कर दी जाए, और वो अपने जुमला जो प्रॉब्लम्स हैं उसके उनको कवर अप करे। और आप देखेंगे किस तरीके से जिस स्टूडेंट्स ने हर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दी होगी, हर टॉपिक पर उसने असाइनमेंट दी होगी, तो उसको ज़रूरत है कि वो इम्तिहान में अपीयर हो, उसकी उसको उसका नॉलेज अनश्योर हो गया कि इसने, ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट, ही हैज़ मेड प्रेजेंटेशन अपॉन एवरी टॉपिक। तो मेरा ख्याल में इस तरीके उसको पास कर दिया जाए। किसी का बिहेवियर अच्छा है टीचर के साथ, उसके नंबर रखे जाएँ, कॉलेज में डिसिप्लिन के नंबर रखे जाएँ, और प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स के जो ओवरऑल थ्रू आउट करता आ रहा है उसके भी नंबर रखे जाए, फाइनल के नंबर ज़्यादा रखे जाए जो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो जनरेशन पैदा हो जो तख्लीक कार ना हो, जो क्रिएटिव ना हो, जो नॉलेजेबल ना हो। अगर आपको इस तजवीज़ पर गौर कीजिएगा, अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। और एक बात जो मैं बहुत कम करता हूँ, अब दोबारा कर रहा हूँ, मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह ताला ये इल्म का सफ़र, ये खूबसूरती का सफ़र, ये रोशनी का सफ़र जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।